आज विथ मिनी में फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग भी नेट के लिए कंटिन्यूस क्लास लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, उसी क्लास में आज का एक सीरीज आया है जो हमारी रिवीजन क्लास की 3rd नंबर क्लास है। उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि वो भी ज़रूरी है। तो थोड़ा सा बस अभी आज जो है 50 क्वेश्चंस की सीरीज है, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। नेट में आए हुए क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उस पे रिलेटेड जो टॉपिक्स होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एग्जाम आपकी बहुत ही कम समय रह गई है, तो ऐसे ही निरंतर पढ़ाई करते रहिए। PYQs की बात करूंगी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी वो कर सकते हैं, और गूगल में भी काफ़ी साइट्स हैं जो आपको PYQs दे रही हैं, तो आप उनको सॉल्व करिए ज़रूर, डाउनलोड करके जरूर सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करते हैं, हमारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए, आप लोग अब इंग्लिश वाले देखोगे, बोलोगे कि आप हिंदी में कर रहे हो। मेरा एक क्वेश्चन हिंदी में रहेगा, उसका ऑल्टरनेट क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश में है, तो ज्यादा गुस्सा मत होइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कौन सा ट्रायड कलर स्कीम है? ट्रायड कलर स्कीम, TRI TRIAD, ट्रायड कहलाता है, ट्रायड कलर स्कीम है। तो देखिए, इसका हम कलर व्हील से देख सकते हैं। एक मिनट, रेड से चलने में क्यों दिक्कत दे रहा है? एक मिनट, ओके। रेड होता है हमारा जो प्राइमरी कलर स्कीम होती है, रेड, ब्लू और येलो। ये आप चीज को देखिए, रेड, ब्लू और येलो, ये हमारी प्राइमरी। हमेशा आप इस चीज को कलर व्हील से बना के देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेड, ब्लू और येलो, ये प्राइमरी कलर स्कीम है। इन दोनों से मिलके बनता है आपका रेड और ब्लू से मिलके बनता है वॉयलेट, ब्लू और येलो से मिलकर बनता है ग्रीन, और रेड और येलो से मिलके बनता है ऑरेंज। ये जो आपके तीनों होते हैं आपके सेकेंडरी कलर्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी कलर कितने हैं? 3, और सेकेंडरी कलर कितने हैं? 3, वायलेट, ग्रीन और ऑरेंज। उसके बाद जो इनसे मिलके बनता है, जैसे कि ये वायलेट रेड, वायलेट ब्लू, ब्लू ग्रीन, ग्रीन येलो, येलो ऑरेंज और रेड ऑरेंज। ये जो 6 कलर होते हैं, ये 6 कलर टर्शरी कलर होते हैं। तो ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि टर्शरी कलर कितने हैं, तो वो 6 हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी कलर 3 है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। अब यहाँ पे जो पूछा गया है वो है ट्रायड कलर स्कीम। ट्रायड कलर स्कीम मतलब जो ऐसा त्रिकोण बना रहा हो। ठीक है, जैसे रेड और रेड, ब्लू, येलो, ये भी अपने आप में एक ट्रायड कलर स्कीम है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखो, पीला, पीला नारंगी और रेड, मतलब येलो, येलो ऑरेंज और रेड, ये ट्रायड नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इनके बीच में 2 कलर्स हैं और बाकी ये लोग पास पास हैं। ऑल्टरनेट कलर है, ऑल्टरनेट कलर स्कीम भी होती है, तो ये तो गलत है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पीला नारंगी मतलब येलो ऑरेंज। फिर आ रहा है लाल बैंगनी मतलब रेड वॉयलेट, देखिए। और फिर आ रहा है ब्लू ग्रीन, ये रहा। ठीक है, तो ये जो 3 हैं ये ट्रायड कलर स्कीम बना रहे हैं। ट्रायड मतलब, अब इसमें बात देखिए कि तीनों में जो है सिमिलर, मतलब उतने ही कलर छूट रहे हैं। ठीक है, तो जो ये है, ये एक ट्रायड कलर त्रिकोण स्कीम बना रही है, 3 कलर छूट रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रायड कलर स्कीम। जबकि ये भी नहीं होगा, देखिए, नीला, पीला, लाल और हरा, ये भी नहीं होगा, आप लोग बना के देख लेना। और नीला नारंगी, नीला और नीला हरा, ये भी जो है हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आपका सेकंड वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। तो मैं आपको हमेशा सजेशन यही देती हूँ, फंडामेंटल का क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं जाना चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्लीज, आपको कितना भी अच्छे से पता हो, इवन अगर प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स भी पूछ रहे हो, तो आप लोग कलर व्हील बना के ही, उसको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप कलर व्हील बना के ही उस चीज को क्लियर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, विच ऑफ दीज मीडियम, इसमें से कौन सा मीडियम है जो रिलीफ स्कल्पचर के क्लियर है ना? मीडियम मतलब टेक्निक बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए, लिथोग्राफी, लिथोग्राफी जो है वो काय की है, वो रिलीफ स्कल्पचर से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज वो एक प्लेनोग्राफी का मेथड है।
ठीक है, प्लेनोग्राफी का मेथड है। सेम सेरिग्राफी, वो भी जो स्क्रीन से होती है, बट वो भी एक प्लेनोग्राफी का मेथड है। विस्कोसिटी, ठीक है, इसको एक बार साइड में रखते हैं क्योंकि आंसर भी यही है। और ड्राई पॉइंट, ड्राई पॉइंट क्या है? तो ड्राई पॉइंट रिलीफ का नहीं है, ड्राई पॉइंट इंटेग्लियो का है, ठीक है, वो जो है अंतः सतह से बनेगा। तो आंसर क्या आ जाता है आपको? विस्कोसिटी, क्योंकि विस्कोसिटी एक प्रोसेस है, विस्कोसिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मैं बताती हूँ, वो कलर प्रिंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलर प्रिंट होती है उससे। लेकिन अब बाकी चीजें भी कलर प्रिंट होती है, अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि आप एक प्लेट का यूज करके उसमें कलर प्रिंट लेना। देखिए, कलर प्रिंट ऑलवेज जो पहले होता था, तो जैसे जितने कलर आप लगा रहे हो उसके लिए अलग अलग प्लेट्स की आवश्यकता होती थी। लेकिन विस्कोसिटी जब ये चीज शुरू हुई तो एक ही प्लेट से हम लोग कलर, डिफरेंट कलर्स को यूज कर लेते थे। उसकी विस्कोसिटी, इंक की जो विस्कोसिटी होती है, या विस्कोसिटी को क्या बोलते हैं, मतलब जैसे डेंसिटी उसका डिपेंड करता है, तो उसकी कितना चिपचिपाहटपन है उस पे डिपेंड करता है ना, उसकी वेरिएशन पे डिपेंड करता है। और उस बेसिस पे वो काम करती है, उसी विस्कोसिटी प्रिंसिपल पे वो काम करती है, इसलिए उस टेक्निक को विस्कोसिटी बोलते हैं। और ये उसका जो प्रिंसिपल होता है, मतलब जो प्रिंट लेने की टेक्निक होती है, वो रिलीफ इंटेग्लियो का मिक्सचर होता है। मतलब एक टाइम हम रिलीफ सरफेस से या उभरे सतह से प्रिंट लेते हैं, और दूसरी बार हम समतल सतह से प्रिंट लेते हैं। इसलिए ये दोनों, तो इसलिए इन चारों में जो है सबसे ज्यादा क्लोज क्या टेक्निक होगी? वो विस्कोसिटी टेक्निक होगी। बाकी मैं चीजें आपको बता चुकी हूँ विस्कोसिटी के उस पे, शायद क्योंकि विस्कोसिटी कृष्णा रेड्डी भारत में लेके आए थे। स्टेनली विलियम हेटर, स्टेनली विलियम हेटर जो है, SY हेटर, ये इसके प्यूनर माने गए हैं। इन्होंने विस्कोसिटी फर्स्ट टाइम स्टार्ट की थी। और 1927 में जो अटेलियर, ये लिख लेना, ये आया था जो 1927 में अटेलियर, वो क्या बोलते हैं, पेरिस में जो अटेलियर 7 करके वो बना था, उसमें भी ये उसका यही उद्देश्य था कि विस्कोसिटी को कैसे शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानी रिलीफ कला, या सॉरी, जापानी रिलीफ छापा चित्रकारों द्वारा बर्निशिंग के लिए प्रयुक्त सर्कुलर पैड है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, गॉज, बर्निशर, बैरन और रोलर। सबसे पहली चीज है सर्कुलर पैड, ठीक है, सर्कुलर पैड रहता है एक तरह से, जिसको आप ऐसा बर्निश करते हैं टैप करने के लिए। तो गॉज नहीं है, क्योंकि गॉज रिलीफ में उत्कीर्णन करने के लिए काम आता है, आपको पता है, एक उसके जैसा टूल है, जस्ट अ काइंड ऑफ जो नीडल जैसा है ना। बर्निशर होता है, बर्निशर भी उसी टाइप का एक टूल होता है जिसको हम वो देते हैं पॉइंटेड। और बैरन जो होता है, बैरन ही ये होता है इस तरह से, जिसको आप टैप करते हो, वो ऐसा गोल सर्कुलर पैड जैसा होता है। तो इसी को बैरन, आंसर सही है। जापानी रिलीफ छापा चित्रकारों ने ये यूज किया था इसको, ठीक है। और रोलर, रोलर आप लोग जानते हो, दो तरह के होते हैं, उसको ब्रेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्टी बिट स्कैनर, स्कैनर, मल्टी बिट स्कैनर मतलब वही जो आप लोग यूजुअली यूज करते हैं स्कैनर, है ना। कैप्चर कलर इंफॉर्मेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। जब हम कोई स्कैनर से अगर स्कैन करते हैं तो वो कलर इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट पे होता है? तो देखिए, ये सीधी सी बात है, हम दो चीजें हमको याद रखनी है। जब कोई भी चीज ऑनलाइन, या ऑनलाइन नहीं कह के डिजिटल फॉर्म में होगी, जैसे अभी ये डिजिटल स्क्रीन के जो आपको कलर्स दिख रहे हैं, वो आपके कलर्स किस उस पर स्कैन हो रहे हैं? वो RGB फॉर्मेट में हो रहे हैं, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू फॉर्मेट में हो रहे हैं। लेकिन वही चीज अगर प्रिंटर में प्रिंट करके हमको निकलेगी, या एक हार्ड कॉपी में निकलेगी, तो वो हमारा किस फॉर्मेट में हो जाएगा? CMY के फॉर्मेट में होगा। ये इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये इसलिए अभी यहाँ बात स्कैनर की हो रही थी, तो स्कैनर के लिए कौन सा फॉर्मेट आएगा? RGB फॉर्मेट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से दार्शनिक हैं जिन्होंने कहा है ब्यूटी इज परफेक्शन? ठीक है, तो लियो टॉल्स्टॉय, बाumgarten, रस्किन, हीगल। आपको बताना है लियो टॉल्स्टॉय ने कौन सा प्रिंसिपल दिया है एस्थेटिक में, कौन सा सिद्धांत दिया है, ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। अभी
थोड़े समय पहले ही काफी पोस्ट इसकी दी थी, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाumgarten जो है, बाumgarten ने ब्यूटी इज परफेक्शन ये कहा है, क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो सौंदर्य है वही परफेक्शन है, और बाumgarten को ही हम क्या बोलते हैं? प्यूनर ऑफ एस्थेटिक बोलते हैं, ठीक है, प्यूनर ऑफ एस्थेटिक। तो ये आपको ध्यान रखना है। चल नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इनमें से हमको ऑड वन आउट करना है, ऑड वन आउट करना है। कौन? जो रेनेसेंस पीरियड से एसोसिएटेड नहीं है, एसोसिएट नहीं है, लेकिन रेनेसेंस पीरियड पेंटिंग से। रेनेसेंस तो देखिए, डोनाटेलो, बोटिसेली, लियोनार्डो दा विंसी, टिशियन, चारों ही रेनेसेंस पीरियड के ही कलाकार हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पेंटर्स पूछा है, तो पेंटर्स में बोटिसेली पेंटर थे, लियोनार्डो पेंटर थे और टिशियन पेंटर थे, जबकि डोनाटेलो कौन थे? वो बहुत फेमस मूर्तिकार थे, ठीक है, मूर्तिकार थे, स्कल्प्टर थे, अर्ली रेनेसेंस के समय के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। डेविड जो है उन्होंने ब्रॉन्ज और उससे बनाई है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की किस गुफा में श्याम जातक चित्रित है? श्याम जातक चित्रित है, कौन सी गुफा में है? 1, 2, 10 या 9? तो ये जो है आपकी 10वीं नंबर गुफा में है। श्याम नाम का पुत्र था, वो वाली जो आपको जातक, अगर आपको जातक कथाएं पढ़नी है, क्योंकि नेट आजकल पूछ लेता है, उसकी स्टोरी भी पूछ लेता है, तो आप अजंता की जो क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, जरूर देखना, मैंने काफी जातक को एक्सप्लेन भी किया है, ठीक। तो ये वही वाली कथा है, जब वो दशरथ वाली, जैसे दशरथ वो सॉरी श्रवण कुमार जैसी जो कथा है, कि वो अंधे माता पिता के बच्चे को वाराणसी के राजा थे, हाँ, उन्होंने मार दिया था तीर से, मतलब उसका, तो फिर उसको बुद्ध ने उनको वापस अवतरित किया था, तो वही चीज है। तो 10वीं नंबर पे है। और एक और ध्यान रखना, 17 नंबर नाम नहीं है, 17 पे भी श्याम जातक की पेंटिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। द इम्पोर्टेंट मूवमेंट टुवर्ड्स डेवलपिंग अ वर्ल्ड लैंग्वेज विदाउट वर्ड्स, ठीक है, बिना शब्द की जो लैंग्वेज होती है, या हम बोलते हैं ना, जो कि सिंबल फॉर्म में होती है, वो क्या होती है? तो वो होती है आइसोटाइप, ठीक है, आइसोटाइप होती है। मोनोटाइप इट इज अ काइंड ऑफ प्रिंट मेकिंग, या प्रिंट में हम मोनोटाइप टर्म को यूज करते हैं जब हम एक प्लेट से एक ही टाइम, मोनोटाइप मतलब वन टाइम प्रिंट लेते हैं, तो इट इज मोनोटाइप जस्ट। जावा इंडोनेशिया है ना, जावा इंडोनेशिया में सबसे बड़े बुद्ध का मंदिर कौन सा है ना? तो जावा इंडोनेशिया में देखिए, अंगोर का वाट, बोरोबुदुर और प्रम्बनन मंदिर और मोमोयामा मंदिर, ठीक है। इसमें जो है ये बोरोबुदुर जो है इंडोनेशिया में है, प्रबंधम भी इंडोनेशिया में ही है, और मतलब है तो सब उसी में, क्या बोलते हैं, है तो सब उसी में बुद्ध के ही मंदिर हैं, लेकिन जो इंडोनेशिया जावा में है वो बोरोबुदुर और प्रबंधम भी है। बोरोबुदुर जो है उसको सबसे बड़ा टेम्पल माना जाता है शिव जी का, ओ शिव जी क्या क्या, बुद्ध का, है ना। तो ये उसमें है। मोमोयामा जो है वो जापान का मंदिर है, जापान के जो क्योटो में मंदिर है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अंगोर वाट जो है कंबोडिया में है। ये बहुत बार, ये पहले भी नेट में क्वेश्चन आए थे, इसमें इनका वो पूछा था, क्या बोलते हैं, लोकेशन पूछा था। अब ये चीज पूछ ली गई है कि जावा इंडोनेशिया में जो ये मंदिर है, तो वो सबसे बड़ी बौद्ध मंदिर कौन सा है? तो वो बोरोबुदुर है। नेक्स्ट देखते हैं, कांथा एम्ब्रॉयडरी, बार बार बहुत बार बताया है, कांथा टेक्सटाइल भी बोलते हैं जिसको, फोक आर्ट है, ये कहाँ की है? तो ये वेस्ट बंगाल की स्टेट की है, वेस्ट बंगाल की कांथा टेक्सटाइल जिनको कहते हैं दोस्तों। ये जो क्या है, ये आपका एक फोक आर्ट है, कैसा? जैसे पैचेस में, है ना, पैचेस में जो वो रहते हैं ना, वेस्ट कपड़े और ऐसा,
उनको उनसे बना बना के वो एम्ब्रॉयडरी होता था, वो टेक्सटाइल होता था, तो वो कहाँ पे होता है? आपके वेस्ट बंगाल में, बंगाल की कला है। नेक्स्ट देखते हैं, वो बुक जिसके ऑथर कौन है? अजीत कुमार मुखर्जी। उन्होंने जादू पटुआ पेंटिंग्स, ठीक है, जादू पटुआ पेंटिंग्स म्यूरल स्टाइल की है इन द टेम्पल ऑफ बंकुरा डिस्ट्रिक्ट। बंकुरा वेस्ट बंगाल में जो मंदिर हैं वहां के म्यूरल स्टाइल पे उन्होंने जादू पटुआ पेंटिंग्स के बारे में एक बुक में लिखा है। और वो बुक कौन सी, ये पूछा गया है, तो वो बुक है फोक आर्ट ऑफ बंगाल। अब ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ लिया। अब ये दो चीजें, तीन चीजें ध्यान रखिए कि फोक आर्ट ऑफ बंगाल नाम की बुक किसने लिखी है? अजीत कुमार मुखर्जी ने लिखी है। दूसरी चीज, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में जो म्यूरल स्टाइल है टेम्पल में, उसमें क्या है? तो उसमें जादू पटुआ पेंटिंग्स है। तो जादू पटुआ पेंटिंग्स कहाँ पे होगी? बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में होगी, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, किस कला काल में यूनानी और बौद्ध स्वरूप का सम्मिश्रण? यह ऑलमोस्ट बहुत नेट एग्जाम में आता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें कोई डाउट है ही नहीं। कौन सा कला है? कांगड़ी गंधार आर्ट। गंधार आर्ट है, इसको यूनानी और बौद्ध स्वरूप का मिक्सचर बोला जाता है। इसको इंडो ग्रीक भी आर्ट बोलते हैं, इंडो ग्रीक आर्ट बोलते हैं, ग्रेसो बुद्धिस्ट आर्ट बोलते हैं। ये ऐसे जो नाम आएंगे आपके, ये कौन होंगे? गंधार कला को ही बोलते हैं। हाँ, इसमें क्या लिखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा, है ना, कौन सी मुद्रा में बुद्ध बैठे हैं? प्रलब्धन आसन कार्व्ड इन अ केव नंबर अजंता। ठीक है, अजंता की जो गुफा नंबर 16 है, ये बहुत बार आई भी है, उसका फोटो भी आया था लास्ट टाइम, मैं आपको बताया था। सेंटर मोस्ट गुफा है, जैसे उसके एंट्रेंस में जो एलिफेंट्स लगे हैं, है ना। तो केव नंबर 16 है ये। इसमें प्रलब्धन आसन में बुद्ध बैठे हैं। प्रलब्धन आसन मतलब जैसे अपन चेयर पे बैठते हैं उस तरह से, एक पीसफुल, उसमें पीसफुल रिलैक्सिंग पोस्चर में बैठते हैं, लेकिन जैसे चेयर पे बैठते हैं अपन लोग उस तरह से। और उसमें कौन सी मुद्रा में है? तो जो केव नंबर 16 में जो अजंता है वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। ठीक है, अब इसमें क्या दिखा है? देखो, लोटस मुद्रा होती है। लोटस मुद्रा, देखो मैं इतना नहीं बोलती, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां, विजुअल्स देखना है, पैनल्स देखना है, जिससे आपके दिमाग में रहे कि वो किस पोस्चर में थी। कहीं वो अभय मुद्रा में तो नहीं, अभय मुद्रा मतलब आशीर्वाद देते हुए, है ना। कहीं वो अब धर्म चक्र प्रवर्तन वो मुद्रा तो आप देखते ही हैं, वो थोड़ा सा ये दोनों हाथ से मिलके बना रहता है, थोड़ा सा उसको देखिएगा। उसमें सारनाथ के उसमें भी शिवलिंग मुद्रा होती है, वो इस तरह की होती है, कुछ एक थंब ऊपर करके हाथ नीचे, ऐसा शिव पार्वती का वो बताते हैं उसमें। लोटस मुद्रा लोटस जैसा होता है कुछ, और सूर्य मुद्रा भी कुछ ऐसे एक हाथ से एक ऐसे करके ऐसा कुछ होता है ना। तो मतलब इसमें इन सब में जो है धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में 16 नंबर में है। तो आपको जब भी लगे तो थोड़ा सा ये सब चीजें क्या रटने की जरूरत ही नहीं होती, आप फोटो ध्यान में रखोगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि कौन सी मुद्रा में थी। जैसे एक क्वेश्चन बहुत पहले भी आया था, मैं आपको बताती हूँ। गुप्त पीरियड में, है ना, आप लोग से क्वेश्चन पूछती हूँ। गुप्त पीरियड में एक जो अभी वर्तमान में कहाँ पे, बर्मिंघम म्यूजियम में है, एक खड़ी हुई बुद्ध की प्रतिमा है, ब्रॉन्ज कॉपर मीडियम में। तो वो कौन सी मुद्रा में है? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता था और हमको भी करना होता था। आपको क्वेश्चन देना है कि जो स्टैंडिंग बुद्धा है गुप्त पीरियड का, बर्मिंघम संग्रहालय में जो है, सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ था यूपी के, वो कौन सी मुद्रा में है ना। अगर आपके दिमाग में उसकी पूरी फोटो, पूरी विजुअल होगी तो आप बहुत आसानी से फटाफट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राजा हरिश्चंद्र द्वारा 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली का उद्भव स्थल बताइए। ठीक है, उद्भव स्थल मतलब कांगड़ा की पहले की, मतलब कांगड़ा कहाँ से आई वो बताइए। तो वो कौन सी थी? तो वो आपकी गुलेर थी। गुलेर को जो एंशन, आपको अभी क्या ध्यान रखना है, एक तो ये उसका उद्गम स्थल गुलेर है, दूसरा राजा हरिचंद का कनेक्शन कहाँ से है? गुलेर से है। गुलेर का टाइम पीरियड क्या है? 1405 है। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक होती हैं, इंडियन आर्ट काफी बेसिक आता है नेट में, इसलिए इतना अगर थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा तो सारे आंसर आराम से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक स्टोरी है विहार 17 में, ठीक है, अजंता की गुफा नंबर 17 जो है, वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंटिंग्स मिली है और मैक्सिमम नंबर ऑफ जातक कथाएं मिली है। ओके, इसी में जो हम बोलते हैं कि एक स्टोरी है जो लिखा है, एलिफेंट की स्टोरी है, जिन्होंने अपने ब्लाइंड या अंधे माता पिता को
को पोषण दिया था, तो वो क्या है? तो श्याम जातक अभी ऊपर कहानी बता दी थी, तो ये तो हो नहीं सकता, ये है सही उसमें। छेदंत जातक, छेदंत जातक अलग कथा है, वो आपको ध्यान होगा। तो छेदंत जातक राजा रानी वाली है, वो रानी का दूसरा जन्म, और फिर उसमें बोला था जाओ उस हाथी को ढूंढ के आओ जिस मतलब हाथी की वो एक और हथिनी की डेथ हो जाती है, फिर वो रानी के रूप में जन्म लेती है, वो वाला है। तो ये नहीं है। ये कौन सा हो गया? मातृ पोषक जातक। कौन सा है? मातृ पोषक जातक। वो ये था जब उसमें वो एलिफेंट के उस पे थी, उन्होंने अपने ब्लाइंड माता पिता को खिलाया था। अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, ये इनका नाम भी उल्टा लिखा हुआ है। आनंदवर्धन, आचार्य वामन, भरत मुनि और आचार्य भामह भामा। तो यही आंसर है। आचार्य भामा जो है वही आपके कौन है? अलंकार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वही आनंदवर्धन जो है उनका ध्यान रखना, ध्वनि सिद्धांत दिया था। ध्वनि सिद्धांत इन्होंने दिया है, ध्वनि की थ्योरी वो दी है। आचार्य वामन जो है उन्होंने काव्य अलंकार, काव्य अभी हम अलंकार से काव्य अलंकार और जिसको रीति मतलब काव्य में रीति होना, रीति मीन्स राइम होना, वो जरूरी है, वो काफी पीसफुल रहता है, तो वामन ने वो बोला था काव्य अलंकार। आनंदवर्धन ध्वनि। और भरत मुनि ने कौन सा सिद्धांत दिया था, कौन सी थ्योरी दी थी, वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। दोस्तों मैं बार बार बोल रही हूँ, आंसर लिखेंगे, आपको एग्जाम में आपका लिखा हुआ आंसर ही याद आएगा, मेरी क्लास याद नहीं आएगी, क्योंकि मेरी क्लास में आप बहुत क्वेश्चंस देखते हो, लेकिन जो चीज आप अपने हाथ से लिखोगे वो याद आएगा। तो आप भले कमेंट में लिखो, चाहे आप अपने हाथ से अपनी नोटबुक में लिखें, पर जरूर लिखें। इनमें से कौन फीमेल आर्टिस्ट है जो बड़ौदा से एसोसिएट नहीं है? है ना, किशोरी कौल हैं, रीनी धूमल हैं, आपसे ये सब पहले डिस्कस हो चुकी हैं आर्टिस्ट, और मृणालिनी मुखर्जी भी हैं, है ना, MSU में किया था उन्होंने पढ़ाई भी। और अंजलि एला मेनन है, उनको भी अपने लास्ट उसमें किया था, तो वो नहीं है, वो जो है दिल्ली बेस्ड कलाकार हैं, और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से भी पढ़ी हैं, और म्यूरलिस्ट हैं। तो अंजलि इला मेनन आंसर सही है। त्रिवर्षीय भारतीय अंतरराष्ट्रीय समारोह, समारोह मतलब ट्रिनाले, ट्रिनाले हर 3 वर्ष में होता है, उसका शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो वो जो हुआ था, देखो वो ललित कला अकेडमी द्वारा होता है, 1968 में हुआ था ये ट्रिनाले है। और 1968 में ये चीज ध्यान रखिए कि ये जो बोला ना कि ये उसका शुभारंभ था, फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट ट्रिनाले है वो 1968 में हुआ था, दिल्ली में होता है ललित कला अकेडमी के उससे, और 3 साल में ट्रिनाले होता है। फेमस आर्टिस्ट जो है रेम्ब्रांड, वो मैंने अभी लास्ट टाइम रेम्ब्रांड पढ़ाया तो उसी में भी बताया था आपको कि कहाँ डच में जन्म हुआ था, डच के लीडन जगह में उनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? लीडन जगह पे रेम्ब्रांड का। और डेथ कहाँ हुई थी? डेथ हुई थी आपकी एम्स्टरडम में, एम्स्टरडम में डेथ हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से मैथमेटिकल रेशियो या जो जिसको आप गोल्डन रेशियो बोलते हो, जो कि एक ऑर्गेनिक, एक एस्थेटिकली प्लीजिंग कंपोजिशन बोलते हैं, जिसको हम आर्ट की भाषा में क्या बोलते हैं? गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो वो क्या होता है? तो वो एक नॉर्मली आप जानते हैं जो ये हमारा गोल्डन रेशियो क्रिएट होता है, वो क्या ऐसे होता है? 1:1.618। ये रेशियो में अगर कोई पेंटिंग होता है तो ये काफी प्लीजिंग होता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग कॉम्पोजिशन उसका कहलाता है, बहुत बैलेंस कहलाता है। कॉर्पोरेट विज्ञापन विवादास्पद क्यों होते हैं? कॉर्पोरेट जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो कंट्रोवर्शियल क्यों होता है, ये पूछ रहे हैं। कॉर्पोरेट विज्ञापन का अपव्यय है, मतलब मिसयूज है ना कॉर्पोरेट विज्ञापन का। इस प्रकार के विज्ञापनों में उपभोक्ताओं की रुचि नहीं होती। कॉर्पोरेट ऑब्वियसली कॉर्पोरेट फील्ड का है, तो हमको एक बहुत कॉमन जो चीजें होती है जो हमारी यूज की होती है उस पे इंटरेस्ट होता है, बाकी सबका इंटरेस्ट इस पे नहीं होता। और नेक्स्ट क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट है वो बहुत असंयम और खर्चीला रूप है, बहुत कॉस्टली होता है। तो ये दोनों ही तीनों चीजें सही है, तो उपयुक्त सही आंसर है। The name or style under which a firm does its business for particular class of goods। एक कोई particular class है, किसी चीज का goods है, कुछ सामान है, कुछ चीज है, कुछ उनका products है, लेकिन वो एक particular name पे काम कर रहे हैं, एक स्टाइल में काम कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? तो वो उनका लोगो होता है। लोगो नेम और स्टाइल नहीं है, लोगो एक तरह से चित्र मतलब चित्र और एक आइडेंटिफिकेशन है
जो एक इमेज और उसमें जो टेक्स्ट होता है उससे आपको बताया जाता है। ट्रेड नेम मतलब ये आपका एक ट्रेड का नेम है, यही आंसर सही है कि इसी के अंदर आप एक पर्टिकुलर गुड्स जो है उनको सेल करते हो, पहचाने जाते हो। है सिंबल इज जस्ट, अगर उसको एक लोगो वाली चीज से हटा दो तो वो सिंबल हो जाता है, मतलब इट्स जस्ट बिना शब्द का पिक्चर टाइप ऐसा, तो वो सिंबल होता है। तो ट्रेड नेम आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सेना में भर्ती के लिए प्रसिद्ध पोस्टर आई वांट यू फॉर यूएस आर्मी, ये नाम का जो पोस्टर, इसकी डिजाइनर कौन है? तो जेम्स मॉन्टेगनी फ्राग। इनको हम जानते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह का बहुत ज्यादा पॉलिटिकल काम किया है, बनाया है, तो इनको हम इसी तरह से जानते हैं, जेम्स मॉन्टेगने फ्राग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नहीं और हाँ, एक पोस्टर है जो जर्मनी के फर्स्ट इलेक्शन में बना था, है ना, वो फ्रॉवन नाम का, मतलब एक तरह से फॉर वुमेन एम्पावरमेंट उसके लिए बना था। तो वो किस ईयर में बना था? तो 1918 में बना था। ठीक है, फ्रॉवन नाम का। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ बना था, जर्मनी के पहले इलेक्शन में बना गया था। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको तो सब बताते ही हैं, फिर भी भारत के पहले ग्राफिक आर्टिस्ट थे जो बाहर विदेश पेरिस में गए थे सीखने प्रिंट मेकिंग। कौन थे वो? तो वो थे मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे थे, ये भारत में एचिंग और ड्राई पॉइंट के जनक माने जाते हैं। एचिंग और ड्राई पॉइंट सीख के पेरिस से भारत में आए थे और ये चीज उन्होंने उस चीज को स्टार्ट की थी। तो ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखें, एमसी एस्चर। एमसी एस्चर जो है अच्छे एक प्रिंट मेकर माने जाते हैं, वुडकट में काम किया है, लिथोग्राफ्स बनाए हैं, और क्या बोलते हैं, एक उधर के आर्टिस्ट हैं क्या, अरे यार मैं बोल रही हूँ, डच के आर्टिस्ट हैं, होलैंड डच के आर्टिस्ट हैं। तो इन्होंने 29 ब्लॉक से एक लॉन्ग सीरीज, वुडकट लिथो के अच्छे कलाकार हैं, एक लॉन्ग सीरीज बनाई थी, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ये मेटामॉर्फ्स। ठीक है, मेटामॉर्फ्स। अब आपको ये बताना है एपोक्लिप्स किसका काम है? एपोक्लिप्स की जो सीरीज है वो किस आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई है? एपोक्लिप्स एंड मेलनकोलिया 1, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आनंद मंगल। आनंद मंगल को फर्स्ट कॉपर एनग्रेविंग पब्लिश्ड बुक माना जाता है भारत का। ठीक है, वो किसने बनाई थी? रामचंद्र रॉय द्वारा उकेरित की थी। उकेरित मतलब एनग्रेव की गई थी, कॉपर एनग्रेविंग के उस पर। किस वर्ष? इसलिए उसको फर्स्ट कॉपर एनग्रेविंग बुक बोला जाएगा, फर्स्ट बुक ऑफ इंडिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो किस वक्त हुई थी? 1816 में हुई थी। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है कि वो फर्स्ट एनग्रेविंग बुक कौन सी है, तो वो इसलिए ये आया था, तो आनंद मंगल आंसर था। और अभी आनंद मंगल का ईयर पूछ लिया है, तो ये ध्यान रखना। विस्टा है, द विस्टा एक ड्राई पॉइंट में काम किया गया है, किस आर्टिस्ट ने किया है? तो ये रेम्ब्रांड का है। अभी मैंने आपको बताया था एचिंग और ड्राई पॉइंट में रेम्ब्रांड फेमस है, तो द विस्टा भी उन्हीं का काम है। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि उनका जो द विस्टा काम है उसका माध्यम ड्राई पॉइंट है। ठीक है, और बाकी रेम्ब्रांड के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हम देखेंगे। यूक्यूई परिभाषा के अनुसार कौन सा सही है? मतलब यूक्यूई जो टेक्निक है 17th to 19th सेंचुरी में जापान में लाइट में थी। होकुसाई, हिरोशाई इनके मुख्य कलाकार थे। तो उसके अनुसार ही क्या है, मतलब उसमें क्या है? तो प्रकृति का ज्यो की त्यों चित्रण करना। नो, शुंगा का चोरी छुपे सृजन, गुजरते दृश्य का उत्सव मनाना, मतलब जो पासिंग दृश्य है ना उसका उत्सव मनाना, ये सही। यूरोपीय वासियों की नकल करना, ये भी नहीं। तो यूक्यूई का मतलब जो भी एक पासिंग इवेंट्स चल रहे हैं उसका वो लोग वो बनाते थे, तो ये थर्ड आंसर सही है। पिएटा सेंट पीटर चर्च में है, आपको अभी लास्ट टाइम ही बताया था। तो वो उसके मूर्तिकार कौन है? तो उसके मूर्तिकार माइकल एंजलियो हैं। अब यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, जो चीज नेट हमको बोलता है और हम
सोच भी नहीं पाते। नेट ने आपको इसमें कोई अर्थ नहीं था ईयर देने का, लेकिन अभी दिया है। इसका यही साइन होता है कि नेक्स्ट उसमें आप इनके ईयर्स को याद रखें। तो आप भले बाकी कलाकारों को ईयर्स को याद नहीं रखें, पर आप इन 4 कलाकारों की साल को, बर्थ ईयर और डेथ ईयर को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी मूर्तियों में विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो राजेंद्र टिक्कू, यही आंसर सही है। बहुत सारे मीडियम में इनको, ये भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री भी रहे हैं, और बहुत सारे मीडियम में इनको काम करने के लिए जाना जाता है। आउटडोर स्कल्पचर, बहुत अच्छे आउटडोर स्कल्पचर करते हैं, कश्मीर से बिलोंग करते हैं। पीवी जानकी रामन के बारे में, ठीक है, आंसर राजेंद्र टिक्कू है, पर इनके बारे में भी अपन थोड़ा सा बोल देते हैं क्योंकि हर उसमें आते ही हैं। तो ये आपके टोल मंडल कलाकार से इंस्पायर्ड हैं। केसीएस पन्नीकर इनके गुरु रह चुके हैं। मेटल में काम करा है। रिपोजी टेक्निक, जिसको बीट करके हम बोलते हैं, उस टेक्निक में उन्होंने काम किया है, रिपोजी टेक्निक, ठीक है। और ऑक्सीडाइज कॉपर में बहुत काम किया है, उनका जो मीडियम मोस्टली रहा है ऑक्सीडाइज्ड कॉपर रहा है। और उनका गणेश, महादेव, ये सब बहुत फेमस मूर्तियां हैं। जयराम पटेल को अभी हमने लास्ट टाइम वो भी देखा था आपका, उसमें गुजरात बेस्ड कलाकार रहे हैं, काफी मध्यम मूर्तिकार हैं ये। अजीत चक्रवर्ती, वो भी बंगाल के कलाकार रहे हैं, प्रसिद्ध है ना, पेंटर स्कल्प्टर रहे हैं। ठीक है, द सेक्शन ऑफ पीस मोल्ड दैट कंटेन्स ऑल एक्चुअल मोल्ड सेक्शंस होल्डिंग देम इन देयर करेक्ट पोजीशन, है ना। जब हम मोल्डिंग से मतलब कास्टिंग करते हैं तो उसमें एक सेक्शन, जब हम पीस मोल्डिंग कर रहे हैं तो एक सेक्शन होता है, एक तरह से एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि वो सारे एक्चुअल मोल्ड सेक्शंस को होल्ड करके रखता है, ठीक है। उस जगह पे हम लोग वो चीज डालते हैं कि होल्ड करके रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मदर मोल्ड। मदर मोल्ड, जिस तरह से माता अपने बच्चों को होल्ड करके रखती है, उसी तरह से ये भी उसको होल्ड करके रखते हैं। तो आंसर क्या है? मदर मोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोन वेयर, जो एक प्रकार का छिद्र रहित एवं कठोर मृद है, ठीक है, कठोर है। स्टोन वेयर बहुत हार्ड रहता है, तो उसको मैक्सिमम कितने तापमान पर पकाया जाता है? तो उसको 1400 डिग्री सेल्सियस पे पकाया जाता है, तब जाके वो उसका चीज वो हो पाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एबेकस मूर्ति बड़ी है, बड़ौदा में रखी है, वो किस मूर्तिकार ने बनाई है? तो देखिए ये चारों ही मूर्तिकार हैं, तो किन ने बनाई है ये? तो ये नागजी पटेल ने बनाई है। और अब आप बोल देंगे कि ये स्टोन स्कल्पचर है, तो सीधी सी बात है, बाकी लोगों ने भी स्टोन में काम किया है जो दिख रहे हैं, लेकिन नागजी पटेल जो है वो अपने स्टोन मीडियम के लिए ही जाने जाते हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी तीनों मूर्तिकार हैं और बहुत फेमस है, इनके बारे में हमने काफी पुरानी क्लासेस में बात कर चुके हैं, अभी मैं डिटेल उनकी आपको नहीं बोलूंगी, ठीक है। बड़ौदा बेस्ड है दो, बलबीर सिंह कट अपने ये बीएचयू के डीन, जो है ना, पत्थर और इनमें भी काम किया है उनने। नेक्स्ट देखते हैं, मोढेरा का सूर्य टेम्पल। मोढेरा का सूर्य टेम्पल कहाँ स्थित है, ये आप बता देंगे, ठीक है। मोढेरा का जो सूर्य टेम्पल है वो कौन सी वास्तुशैली में बनाया गया है? ये पूछा, वास्तुशैली मतलब कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। तो देखिए, एक्चुअली अगर बोले तो मोटेरा आपका गुजरात में, मैंने बोल दिया गुजरात में है, और हम वो एक तरह से नागर स्टाइल है। लेकिन ये जब नेट में एग्जाम आया था तो ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी था, लेकिन गलत भी नहीं था, क्योंकि नेट डिटेल पूछता है। तो नागर शैली के ही, जब मोटेरा सूर्य टेम्पल जो है सोलंकी राजाओं के समय बना था, और उनकी हम एक स्पेशलिटी देखते हैं, जैसे नागर शैली जो है वो आपके देउल शिखर, वो सॉरी देउल मतलब हम ओडिसन उसमें बोलते हैं, वैसे है बात एक ही। तो वो काफी सिंप्लिसिटी पे था, काफी चीजें, जैसे शिखर ही हो गया, बहुत सिंपल वे में बना था। लेकिन बस जब वो हम एक्चुअली जो मेन खाका होता है या मेन स्ट्रक्चर होता है वो तो आपका नागर जैसा ही रहता है, लेकिन जब गुजरात में सोलंकी राजाओं किंगडम का उनके समय था, उन्होंने जो मंदिर बनाने लगे थे तो उसमें वो काफी डिटेल्स कार्विंग्स भी ऐड करते थे। आप अब गूगल करके देखना तो आपको समझ आएगा। तो
इसलिए उस डायनेस्टी या उस स्टाइल को हम सोलंकी स्टाइल बोलने लगे। ठीक है, बेसिक वो नागर की ही एक तरह से सब स्टाइल है। अगर सोलंकी स्टाइल नहीं होगी तो हम नागर को ही सही करेंगे, लेकिन अगर यहाँ सोलंकी दिया हुआ है तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोलंकी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन आर्टिस्ट पिगमेंट थ्योरी। ठीक है, अब पिगमेंट की बात होगी, पिगमेंट कलर थ्योरी। अगर 3 प्राइमरी कलर जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, सॉरी रेड येलो ब्लू, वो मैं आरजीबी पे चली गई, तो रेड येलो ब्लू को जब मिक्स कर दोगे तो पिगमेंट थ्योरी पे आपको कौन सा कलर बनेगा, तो वो कलर बनता है ब्लैक, ये ध्यान रखना। और यही अगर हम लाइट एलिमेंट्स जैसे आरजीबी को यूज करते हैं, इसका लाइट एलिमेंट अगर कहीं पिगमेंट की जगह लाइट हो जाएगा, आर्टिस्ट लाइट कलर थ्योरी, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, व्हाइट आएगा। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना, ये पिगमेंट थ्योरी थी इसलिए आंसर ब्लैक आया, और अगर वो होता तो व्हाइट होता। प्रिंट मेकिंग में वॉश आउट का प्रयोग किसके लिए होता है, एक्वाटेंट में प्लेट को बिछाने के लिए, एक्वाटेंट में हम प्लेट को बिछाते हैं, उसको हम वॉश आउट कैसे बोलेंगे, गलत है। पत्थर या प्लेट को एच करने के लिए जब हम एसिड उसमें डालते हैं तो वो भी नहीं है। इसी पत्थर प्लेट से पुरानी स्याही को हटा दो और चित्र को हटा दो, तो हम उसको बोलते हैं जस्ट वॉश आउट, हटा दो। हम क्या, इसका मतलब यही होता है कि हम जो पुरानी इंक है और पेंटिंग चित्र है उसको हटाएंगे, वो वॉश आउट टेक्निक। थर्ड वाला आंसर सही, गोंद को हटाने और प्रस्तर या प्लेट को पुनः सुग्रही बनाने के लिए, तो ये भी गलत है, थर्ड आंसर सही है। बिस्किट फायरिंग क्या होती है, किससे रिलेटेड होता है, तो ये आपकी रिलेटेड होती है टेराकोटा से। टेराकोटा को जब हम बिस्किट फायरिंग करते हैं तो वो ड्यूरेबल बनता है, ड्यूरेबल मतलब कि वो ज्यादा टाइम चलेगा, हम पकाते हैं ना उसको ऑब्वियसली, तो वही चीज होती है वो फायरिंग, तो पकई मिट्टी है उसको पकाओगे तो वही बिस्किट फायरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सममिति। अब इसमें आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगी, मैं खुद इसमें रुको, इसके लिए इंग्लिश वाली चीज लिखी थी क्योंकि मैं खुद भूल जाती हूँ किसको क्या बोलते हैं, मैं देख ली तो हाँ, डायगोनल, ठीक है। तो देखिए ये है सममितीय संतुलन, मतलब सिमेट्रिकल उसका पूछ रहे हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस का पूछ रहे हैं। तो सिमेट्रिकल बैलेंस जो होता है वो कैसे होता है, तो ये है आपका सी ए, जैसे एकांतर मतलब आपका ऑल्टरनेट बैलेंस। ठीक है, मैं इसको वर्ड बता देती हूँ, अल्टरनेट बैलेंस है, ये आपका है वर्टिकल बैलेंस, इसका इंग्लिश देख लीजिए, गलती से ये हिंदी क्वेश्चन डल गया, नहीं तो मैं कभी नहीं डालती। और ये है आपका डायगोनल भी करनी है ना। और भार संतुलन जो है, डायगोनल बैलेंस, भार संतुलन मतलब बैलेंस बाय वेट, और व्यत्रिक वो भी बैलेंस बाय एक और क्या होता है वो है। तो देखिए जब ये काइंड के जो बैलेंस होते हैं ये सिमेट्रिकल बैलेंस के अंदर आते हैं, बिकॉज ये बैलेंस्ड रहते हैं सिमेट्रिकली। लेकिन जब हम एसिमेट्रिकल होते हैं तो हम वेट से बैलेंस करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एसिमेट्रिकल यही होती है कि अगर कहीं भार ज्यादा है ना, तो डिस्टेंस ज्यादा है, उसको ज्यादा बतानी तो ऊपर वाले चीज पे भार बढ़ा दो, और पीछे जब हमने शायद फंडामेंटल की बात की थी तब ये बात हुई थी कि अगर दो चीजें को हमको डिस्टेंस कम करना है या एक जगह पे भार ज्यादा हो रहा है तो हम दूसरी जगह पे क्या करेंगे, भार कम कर देंगे जिससे कि वो डिस्टेंस में दिखता है, यही होता है ना। तो इसको क्या होता है, बैलेंस बाय वेट, वेट से बैलेंस कर दो आप, वेट बढ़ा दो, कम कर दो, बड़ा कर दो, मोटा कर दो, हैवी कर दो, ऐसी चीज। तो ये असिमेट्रिकल बैलेंस के अंदर आता है, ऊपर वाला वो भी एसिमेट्रिकल या असम्मितीय संतुलन के अंदर आता है, और ये तीनों जो है वो सममितीय। तो बी सी ई आंसर जो है फोर्थ वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से डिजाइन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को आपको बताना है, डिजाइन में क्या होता है। देखो, तो डिजाइन नेचुरल होना चाहिए, नेचुरलाइजेशन, ठीक है, मल्टी कलर्ड, कन्वेंशनल और डेकोरेटिव और एब्स्ट्रैक्ट। देखिए एक डिजाइन के बहुत एलिमेंट्स होते हैं, तो वो जो है आपको बहुत डिटेल्ड या कहानी तौर पे नहीं चाहिए होता, वो एक लिमिटेड उस पे होना चाहिए। तो इट शुड, ये नेचुरलिज्म होना चाहिए, मल्टी कलर्ड होना चाहिए, डेकोरेटिव और कन्वेंशनल जरूरत नहीं है, और एब्स्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। तो ए बी डी सेकेंड आंसर जो है ये सही है, ए सी डी है। अच्छा,
तो मल्टी कलर्ड तो होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये वही है, उसी का हिंदी है, देख लो आप लोग, प्रकृतिवादी, बहुरंगीय, बहुवर्णीय, गलती से ये उसी का इंग्लिश आ गया, तो ये ऐसा है। ठीक है, आप लोग भी चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का बेसिक एलिमेंट क्या क्या होगा? तो एक तो आइडिया होना चाहिए, उसमें आइडिया नहीं है तो एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सिंबल चाहिए, लोगो चाहिए, पॉइंट नेसेसरी नहीं है, और रिदम भी जरूरी नहीं है। मतलब एक बेसिक एलिमेंट्स होते हैं ना, कि सबसे पहले तो आइडिया आएगा, सिंबल, लेगो, ये सब तो एडवर्टाइजमेंट में होते ही हैं। तो ए सी डी जो आंसर है आपका, सेकेंड वाला आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी उसी का हिंदी आ गया, देख लीजिए 2 मिनट, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट रिलेट टू डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑफ मूवेबल टाइप। अब मूवेबल टाइप को आपको बहुत बार चीजें बताई है, उसी के इससे आई है, जो रिलेटेड नहीं है, जो गलत है उसको देखना। मूवेबल टाइप वॉज डिस्कवर्ड बाय गुटेनबर्ग, पता है आपको, है ना, गुटेनबर्ग, तो ये सही है, तो ये नहीं हो सकता। द अबव डिस्कवरी वॉज मेड इन लेट 19th सेंचुरी, नहीं, ये 15वीं शताब्दी में, 1440, मतलब 15th सेंचुरी में गुटेनबर्ग ने किया था, तो ये सही, ये एक आ जाएगा, बी तो गलत है भैया। ठीक है, दिस डिस्कवरी गेव बर्थ टू ऑफसेट प्रिंटिंग। ठीक है, अब ये जो मूवेबल टाइप चलित इसको अपन बोलते हैं, तो इसने, एक मिनट, ऑफसेट प्रिंटिंग को नहीं, हम इसको बोलते हैं कि इसने रिलीफ प्रिंटिंग में वो दिया है ना। फिर द फर्स्ट, ये भी नहीं, गलत है। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड विथ मूवेबल टाइप वॉज बाइबल, बाइबल लेटिना, ठीक है, सही है ये भी। और लेड वॉज यूज्ड मिक्स्ड विथ आयरन फॉर मेकिंग दिस मूवेबल टाइप, तो आयरन मिक्स नहीं होता, लेड ही होता, तो ये सही है। ये भी गलत है ना, ये गलत है, तो ए सी और ई डो नॉट रिलेट है ना, हाँ, बी सी और डी, सेकेंड आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो शैली। खजुराहो शैली, उसके बारे में खजुराहो, कंदेरिया महादेव, चंदेला किंगडम, और 11th सेंचुरी, सब कुछ पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। अब इसमें क्या चिन्हित है, तो नागर शैली का निदर्श है, नागर शैली है, सही है। हिंदू और जैन मंदिर है, सही है। आंतरिक भाग में केवल चित्रकला का अलंकरण है क्या, बिल्कुल गलत, मूर्ति कलाएं हैं, ये गलत हो गया। विशाल मंदिर और ऊंची पट्टिका, मतलब जिसको हम जगाती बोलते हैं, उस पे है, तो सही है। मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल एक उल्लेखनीय उदाहरण है, किसका उल्लेखनीय उदाहरण है, नागर का, बिल्कुल गलत, मतलब उदाहरण है ही नहीं ना, क्योंकि खजुराहो टेम्पल जो है वो नागर स्टाइल में है, और मदुराई का जो मीनाक्षी टेम्पल है वो द्रविड़ स्टाइल में है। सी और ई को हटा दो, ए बी और डी आंसर आपका सही है, फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, एनएस बेंद्रे। एनएस बेंद्रे, जिनका जन्म इंदौर में हुआ था, जिस स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया था, और क्या कहते हैं, 1910 में 12 में जन्म हुआ था, और क्या एमएसयू में डीन रह चुके हैं, तो एमएसयू के ही टीचर करता धरता रहे हैं वो, तो उनकी अब पेंटिंग देखनी है, तो द सनफ्लावर और द काऊ एंड काफ, ये 2 पेंटिंग उनकी है। आपको बताना है द थ्रेशिंग और जर्नीज एंड, ये दोनों पेंटिंग किन आर्टिस्ट की है। मैंने लास्ट टाइम ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ इसलिए, और तब बताया था, और ये आई भी है, थ्रेशिंग, शायद थ्रेशिंग पेंटिंग आ गई है थ्रेशिंग पेंटिंग, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको बताना है ये दोनों कौन से आर्टिस्ट की पेंटिंग है। सनफ्लावर जो है एनएस बिंद्रे की, ए और डी आंसर है, फोर्थ आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनान की कांस्य मूर्ति, ब्रॉन्ज मूर्तियां बोली गई है, टेरिएटर ऑफ डेल्फी, डिस्कोबोलस, डोरीफेरस, ये तीनों मूर्तियां जो है ब्रॉन्ज की हैं। है, अब आपका ये होमवर्क हो जाता है, ये अभी मैं नहीं बोल रही आपको, कि इन तीनों मूर्तियों को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसका इवन टाइम पीरियड भी आपको लर्न करना है, जो भी उसका डेट वो आ सकता है। प्रैक्सिटल्स जो हैं हमारे मूर्तिकार ही हैं, जिन्होंने मूर्तियां बनाई हैं ये,
तो यूनानी की कांस्य मूर्तियां हैं, ठीक है। तो ये कांस्य मीडियम है, कौन सी, ए बी सी आंसर है, सही है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं पॉप आर्ट मूवमेंट के कलाकार बताओ इसमें, तो कौन से हैं आपके, जॉन मीरो नहीं है, फ्योरिस्ट और वो हैं, ऑटो मूलर नहीं है, जीन आर्प नहीं है, ये भी आपके फ्योरिस्ट डाडाइस्ट हैं, ऑटो मूलर भी एक्सप्रेशनिस्ट, ये एंडी वॉरहोल और रिचार्ड लिंडर, बी और सी आंसर, सेकेंड आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये उसी का हिंदी आ गया है। इसमें मार्शल डिचैम्प के कला जो आपका उनका वर्क है वो दिखाना है आपको। तो कॉफी मिल उन्हीं का है, उनकी अर्लियर पेंटिंग्स में से एक है, राइट स्ट्रिप्ड बाय हर बैचलर्स इवन और द फाउंटेन, ये तीनों उनके काम है, ए सी और डी, ए सी और डी उनके काम है। चाइल्ड फीड बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, आपको बताना है किसका काम है, कौन से आर्टिस्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नंदलाल बोस की पेंटिंग बतानी है, नंदलाल बोस की है, तो कौन सी पेंटिंग है इनकी, एक हो गई मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, मदर एंड चाइल्ड, माता और वो, और शिव का विषपान, और एक कृष्ण और बलराम, ये तीनों पेंटिंग उनकी है। कर्ण वर्षण जो है ना वो विष्णु, ठीक है। ये तीनों ए बी और ई पेंटिंग, ए डी और ई, फोर्थ वाला आंसर जो है ये नंदलाल बोस की पेंटिंग है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन, मैं इसको ज्यादा इसलिए नहीं ले सकती थी क्योंकि वो एकदम बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ मल्टीपल टाइम्स आपके लिए लाऊं। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे। एक क्लास हम ये भी लाएंगे जो बिल्कुल लास्ट री एग्जाम हुआ था उसका पेपर काफी टफ था, जैसे हम उसको भी सॉल्व करेंगे। उसकी थोड़ा सा मैं क्लास नहीं बना पाऊंगी तो मैं नॉर्मल उसी पेपर से आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी, हो सकता है मे बी वो कल ही आपको दे दूं। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपके आंसर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको आंसर करते हैं तो मैं आंसर देख ही लेती हूँ, ठीक है। और कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए, और कोई ऐसी क्लास जो बिल्कुल रैंडम मेरे से अरेंज हो सकती है तो अगर आपकी तरफ से कोई डिमांड है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।